हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी में डेली आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस आती हैं और पीडीएफ मटेरियल आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और क्लास का लिंक आपको शेयर किया जाता है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसमें मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया गया है, तो आप हमसे जुड़िए। और डेली अगर आप इन मैगजीन्स को पढ़ेंगे तो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम्म, चलो। तो ये एक बोंग फिल्म है, मणिपुरी लैंग्वेज की फिल्म है। और ये लक्ष्मी प्रिया देवी इनके द्वारा जो है इसको बनाया गया था। तो इसको बाफ्टा अवार्ड जो है वो मिला है चिल्ड्रन कैटेगरी में, मतलब बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म है ये। और इस तरह से जो है वो 79 एक मतलब एक हिस्ट्री क्रिएट किया है इन्होंने कि इनको 79th बाफ्टा फिल्म फेस्टिवल में जो है वो अवार्ड मिला। और ये कंट्री का पहला अवार्ड है इस स्टेज पे, मतलब यहाँ की फिल्म, इंडियन फिल्म को जो है वो अवार्ड मिला। और बाफ्टा भी काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, इसको ऑस्कर्स के इक्विवेलेंट माना जाता है। और इसका जो इवेंट है ये लंदन में हुआ। काफी इसमें सारे जो एक्टर्स वगैरह हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो है वो फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी, इन्होंने जो है वो एज ए प्रोड्यूसर जो है वो उसमें वो किया था। तो इन्होंने भी इसको पूरा अटेंड किया। तो ये नाम तो इम्पोर्टेंट ही रहेगा कि एक तो ये कि किस लैंग्वेज की फिल्म है, ये मणिपुरी लैंग्वेज की फिल्म है, फिल्म का नाम क्या है। और ये बच्चों की जो है वो फिल्म है, चिल्ड्रन के स्पेस पे जो है वो सारी चीजें दिखाई गई हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर में असम में जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ के, हेमंत विश्व शर्मा, इन्होंने फाउंडेशन स्टोर रखा। वहाँ पे एक कल्चरल म्यूजियम बनेगा गुवाहाटी में। और ये जो म्यूजियम है ये डेडिकेटेड रहेगा वृंदावनी वस्त्र को। 16वीं शताब्दी का ये जो है वस्त्र है। और काफी जो है वो मतलब ट्रेडिशनली जो है वो काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। और ये एक वैष्णवाइट संत होते थे, इनका नाम था श्रीमंत शंकर देव। तो इन्होंने ही जो है वो इसको पूरा जो है वो पॉपुलर किया था। तो ये वृंदावनी वस्त्र किस स्टेट से रिलेटेड है, क्या है, ये जो है वो पूछा जा सकता है। इसमें एक फैब्रिक होता है जिसमें लॉर्ड श्री कृष्ण के लाइफ को पूरा जो है वो उसमें दिखाया जाता है। और इसको जो है वो मास्टरपीस माना जाता है। आसाम का जो वीविंग है उसका डिवोशनल आर्ट का ये है। और ये जो है वो लंदन के जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम में जो है वहां पे था। फिर लास्ट ईयर जो है वो इनके बीच एग्रीमेंट हुआ। और इस एग्रीमेंट के तहत जो है ये जो वस्त्र है, वृंदावनी वस्त्र, ये असम आएगा। 18 महीने तक इसको एग्जीबिशन में रखा जाएगा और 2027 में मतलब ये चीजें जो है वो होंगी। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये वृंदावनी अस्त्र जो है वो कहाँ का है। श्रीमंत शंकर देव की बात करें तो ये 15th और 16th सेंचुरी में जो है वो हुए थे। काफी पॉपुलर संत थे, पोएट थे। और इन्होंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में भी एक अहम भूमिका निभाई। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट मतलब है यहाँ पे। और ब्रिटिश म्यूजियम की बात करें तो यहाँ पे काफी सारी ह्यूमन जो है वो हिस्टोरिकल जो चीजें हैं उसको रखा गया है। जैसे ब्रिटिशर्स का काफी जगहों पे जो शासन भी रहा, तो वहां से भी लोग ले लेके चीजें गए और वहां पे उनको रखा है। परमानेंट कई सारी चीजों का कलेक्शन है। तो टाइम टू टाइम वहां से लोग जो है वो इन चीजों को ले आके अपनी कंट्री में शो करते हैं। फिर रिसेंट अभी एक मतलब जो हमारा डॉक्टोरल एजुकेशन है, जो पीएचडी प्रोग्राम है, किस तरह से उसको नए सिरे से चेंज किया जाए, इस पे एक आर्टिकल था। और इसमें बताया गया है कि जैसे अभी तक जो डॉक्टोरल डिग्री अवार्ड की जाती हैं, अ, वो मतलब बेसिकली जो है वो थीसिस लिखना होता है, पेपर्स वगैरह पब्लिश होते हैं, उसके बेसिस पे होता है। चाइना ने क्या किया है कि इन्होंने इसमें कुछ शिफ्ट किया है, चेंजेस किए हैं। इन्होंने एक नया तरह का सिस्टम बनाया है कि इसमें जो है जो भी रिसर्च स्कॉलर होगा उसको एक डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा, एक पूरा वर्किंग सिस्टम और कोई प्रोडक्ट। सिंपल रिटन थीसिस के बेसिस पे जो है वो उसको पीएचडी अवार्ड नहीं की जाएगी। तो इसको कहा जा रहा है कि जो इससे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं इनका जो है वो जो है वो डिल्यूशन होगा। और बहुत समय से चूंकि ये सिस्टम चला जा आ रहा है,
तो इनका कहना है कि इस तरह से अगर हम करेंगे तो दिक्कत होगी। जबकि चाइना का ये कहना है कि जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो डिग्रीज है उनका यूज क्या है, वर्क कैसे कर रहे हैं, वो स्टैब्लिश करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है सिर्फ थ्योरिक बेसिस से। तो इसीलिए मतलब इसमें था कि किस प्रकार से इंडिया में जो है वो हम चीजों को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जो ट्रेडिशनल पीएचडी मॉडल होते हैं जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड डिजाइन किए गए हैं, उसमें जो है वो काम करते हैं, अपना पेपर्स वगैरह दिखाते हैं कि क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या क्या थ्योरीज हैं। ठीक है, और अब ये इन्होंने इसको नए सिरे से चूंकि एडवांसमेंट ले आया है, तो इसको लेके कि क्या हमें फंडामेंटल जो चीजें हैं उसको लेके चलना चाहिए या एप्लीकेशन ओरिएंटेड रिसर्च पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे आगे आने वाले टाइम में जो रिसर्च है वो और बेहतर तरीके से हो, उस पर फोकस करना चाहिए। इसको लेके एक नया डिबेट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी कंट्रीज हैं वहां पे जो है वो इंटीग्रेट किया गया है इंडस्ट्री को और एकेडमिशिया को। और इसमें जो है जो पीएचडी प्रोग्राम होता है उसमें मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस और इंडस्ट्री का एक कोलैबोरेशन होता है। उनको एक रियल वर्ल्ड की जो नीड होती है उससे रिलेटेड चीजों को जो है वो बनाना होता है, दिखाना होता है। इंडिया में भी जो है वो हमारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है। इसका भी यही एम है कि जो रिसर्च है उसको और जो है वो एक्सपेंड किया जाए, इलीट इंस्टीट्यूशंस तक वो ना रहे, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में रिसर्च हो और प्रॉपर ऐसा हो कि उसका जो है वो यूजफुलनेस रहे। तो इसी को लेके ये था कि मतलब क्या क्या चीज कर सकते हैं। तो ये एक डिबेट है, मतलब चल रहा है कि कैसे हम नया सिस्टम जो है वो पीएचडी में ले आ सकते हैं। फिर जिम्बाब्वे, यहाँ पे जो है वो तो मैम ये किसी किसी का लिखा हुआ आर्टिकल है या गवर्नमेंट की ये तरफ से मतलब ये कुछ चूंकि अनाउंस चाइना हुआ में है? इस चीज को इन्होंने लागू किया है, तो ये एक इस पे अपना एक व्यू पॉइंट रखा है, मतलब एक एडिटोरियल पे किसी ने अपना अच्छा। रखा है कि कैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मतलब अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं लेके आ रही है, लेकिन चाइना में ने इसको लागू किया है। और भी कंट्रीज में ऑल ओवर वर्ल्ड डिस्कशन हो रहा है कि इस तरह की चेंजेस लाए जा सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो पीएचडी जो रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं स्पेशली इन इंजीनियरिंग सेक्टर। तो मतलब अब आगे हो सकता है हमारी गवर्नमेंट अच्छा। भी इस तरह का कुछ लेके आए जिसको कंपलसरी करे या चीजें हों। तो वो देखना होगा। तो अब इसमें इन्होंने बताया है कि हाँ ये एक डिबेट चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि कैसा सिस्टम होना चाहिए। फिर जिम्बाब्वे में एक मेडिसिन है, एम्स एचआईवी प्रिवेंशन मेडिसिन। इसको जो है वो शुरू किया जा रहा है, यहाँ पे इसका लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। इसका नाम है लेनाके पेविर। और वहां पे जो एचआईवी के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, उसको देखते हुए कंट्री ने जो गवर्नमेंट है उसने इसको लागू किया है। और ये पहली ऐसी कंट्री है जो बन गई है, ये एक साल में 2 बार जो है वो इसको इंजेक्ट करेगी, मतलब एचआईवी प्रिवेंशन मेडिसिन को। और 6 महीने तक इसका जो है वो प्रोटेक्शन रहेगा अगेंस्ट एचआईवी, क्योंकि वहां पे काफी सारे इंडिविजुअल जो है वो हाई रिस्क उसमें हैं एचआईवी में। तो इसलिए जो है वहाँ की गवर्नमेंट जो है उसको लेके आई है। और माना जा रहा है कि ये जो एचआईवी ड्रग रहेगी इसका लॉन्ग लास्टिंग जो है वो इम्पैक्ट रहेगा, और इससे जो नए इन्फेक्शन है एचआईवी के उनको रोकने में मदद मिलेगी। ये जो मेडिसिन है लिनाकेपाविर, इसको गिलियड साइंसेस के द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है कैलिफोर्निया बेस्ड। और इस ये जो जिम्बाब्वे का प्रोग्राम है, इसको जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ इनके द्वारा और ग्लोबल फंड के द्वारा जो है वो कोलैबोरेशन से जो है वो बनाया गया है। तो ये है, तो उसका नाम तो याद ही रखना। और मतलब प्रीलिम्स के लिए मतलब पूछ सकते हैं ये। ठीक है, कि प्रिवेंटेबल मेडिसिन को जो इन्होंने लाया है। फिर वुमेन रिजर्वेशन का जो एक्ट हमारा आया था सितंबर 2023 में, इसका प्रॉपर अभी मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो रहा है। तो उसको लेके है कि वुमेन रिजर्वेशन एक्ट पास हुआ सितंबर 2023 में। इसके तहत प्रॉमिस किया गया कि 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा वुमेन्स को लोकसभा और स्टेट असेंबली जो सीट्स होती हैं इसमें। तो इनिशियली काफी जो है वो एंथुजियाज्म था, लेकिन बाद में जो है वो अभी डिले हो गया है पूरी जो प्रक्रिया है। और इसके बेसिकली जो रीजंस है वो लीगल रीजंस हैं। और अभी हमें पता है कि हमारा जो है वो फर्स्ट सेंसस होने जा रहा है, मतलब हमारा सेंसस होने जा रहा है पहली बार जो है वो कास्ट बेस्ड सेंसस। और ये कोविड मतलब होना था 2021 में ही, लेकिन कोविड के चलते पूरा डिले हुआ।
और अब ये 26 में होगा, मतलब अभी इसका हाउस लिस्टिंग का फेज स्टार्ट हो गया है और जो इनुमरेशन का काम है वो 27 में शुरू होगा। तो जब सेंसस की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद से डीलिमिटेशन का भी काम होना है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारी जो पार्लियामेंट में सीट्स हैं जिसके तहत अभी 543 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, इनको जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट करना है पूरा। जैसे हमारी नई पार्लियामेंट भी बनी है, इनिशियली जो है वो 1971 के सेंसस के बेसिस पे जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनको उनका डिलिमिटेशन किया गया था। फिर उसको बार बार जब अमेंडमेंट करके 10-10 साल के लिए उसको बढ़ाया गया, तो अब इनको फिर डिलिमिटेशन भी करना होगा। ये जरूरी है क्योंकि 2026 में जो है ये एक्ट का जो प्रावधान है वो खत्म हो रहा है। तो अंडर आर्टिकल 82 डिलिमिटेशन होगा। तो अब ये चीजें पूरा देखनी होंगी गवर्नमेंट को कि कैसे इस चीज को लेके आगे बढ़ते हैं। नए सिरे से पूरी सीट्स का एलोकेशन होगा, डिलिमिटेशन होगा, सीट्स जो है वो बढ़ेंगी, स्टेट्स में भी बढ़ेंगी, पार्लियामेंट में बढ़ेंगी ही। फिर उसमें किस प्रकार से वुमेन रिजर्वेशन को लागू करना है, कैसे चीजों को रखना है, ये देखना होगा। तो इमीडिएट अगर कहा जाए तो इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं पॉसिबल है जब तक ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो पूरी नहीं हो जाती हैं। तो मतलब यही है कि आगे आने वाले टाइम में इसको भी हमें गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए चीजों को करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉमिस तो किया ही गया है 2023 में, बट अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को लेके एक आर्टिकल था और इसमें बताया गया है कि हमारा जो आर्टिकल 105 है ये ग्रांट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच विद इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो जैसे कि आर्टिकल नंबर की मतलब हाउस ऑफ पार्लियामेंट में किस आर्टिकल के तहत जो ये गवर्न होता है ये पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में इसको लेके काफी विवाद हुआ है गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको एक राइट होता है टू स्पीक फ्रीली, और जो भी उनका रिमार्क होता है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जो है वो दर्ज होता है। और अगर इनके इस राइट में किसी प्रकार का इन्फ्रिंजमेंट होता है, आर्बिट्रेरी इनका स्पीच को डिलीट किया जाता है, तो उसको जो है माना जाता है कि आर्टिकल 105 का ये वॉलेशन है। और इसमें रूल 380 है, ये अलाउ करता है स्पीकर को कि ये ऐसी अगर कोई अनपार्लियामेंट्री या डिफेमेटरी, इनडिसेंट या अनडिग्निफाइड लैंग्वेज है तो उसको जो ऐसे वर्ड्स को जो है वो हटाए। फिर इसके अलावा आर्टिकल 131 है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस एक्सेप्ट ड्यूरिंग मोशंस फॉर देयर रिमूवल। कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके बारे में भी किसी प्रकार का डिस्कशन नहीं होगा अनटिल अनलेस उनका जैसे कि रिमूवल की प्रक्रिया ना चल रही हो। जैसे अभी कुछ दिन पहले जस्टिस वर्मा थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनके इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो रिमूवल का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। तो ऐसे केस को छोड़ के अदर केसेस में नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ये आर्टिकल यही था कि अभी हाल फिलहाल में जो पार्लियामेंट है इसमें जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को काफी निग्लेक्ट किया गया है। और अभी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है इनको टाइम टू टाइम रोका गया है, प्रिवेंट किया गया है। और इसी के लिए जो स्पीकर है उनके अगेंस्ट भी जो है वो मोशन ले आया गया है। अभी जो हमारा बजट सेशन हो रहा था इसमें फिर 9 मार्च से ये फिर से रीस्टार्ट होगा। और गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन के अगेंस्ट जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन मूवमेंट जो लाया गया है। तो अब देखना होगा कि आगे फिर क्या चीजें निकल के आती हैं। और तो मतलब ये है कि एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। जो जो पार्लियामेंट है वो इसीलिए बना है, और अपोजिशन का काम ही है कि जो गवर्नमेंट है, जो उसके मिनिस्टर्स हैं, जो उनके फंक्शन है उनको क्रिटिसाइज करना। तो अगर आप बोलने ही नहीं दोगे, अब उनकी उनको उनकी बातों को रखने ही नहीं दोगे, तो कहीं ना कहीं ये जो पार्लियामेंट्री पूरी प्रक्रिया है उसको जो है वो उसके लिए सही नहीं है। तो ये है। फिर ऑपरेशन त्राशी वन, ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जो है वो चल रहा है। सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उनके द्वारा पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट जो है वो इधर आए थे और काफी इन लोग जो है वो छुपे हुए हैं। वहां पे चतरू करके एक रीजन है। तो इन्हीं को जो है वो देखते हुए सेना की तरफ से त्राशी वन जो है वो चलाया गया है, और ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि 3 जो है टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं इस रीजन में। फिर एक एलारा प्रिंसिपल है, इसको लेके न्यूज थी।
यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, इन्होंने इस प्रिंसिपल को जो है वो एलिमिनेट किया है। और ये जो प्रिंसिपल है ये पूरा एक बेसिस था जिसके बेसिस पे जो है वो जो रेडिएशन है उससे जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है। काफी टाइम तक ये इसी प्रिंसिपल पे आधारित था। ठीक है। तो अब जो है वो यूएस के जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है इसने इनको जो है वो एलिमिनेट कर दिया है, जिसकी वजह से भी एक विवाद जो है वो हो रहा है। और इसमें इन्होंने कहा है कि एलारा फ्रॉम इट्स डायरेक्टिव्स एंड रेगुलेशंस, और इन्होंने कहा है कि अब हम नए जो है वो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो है वो उनको जो है वो फॉलो करेंगे। तो ये क्या है, ये देख लेते हैं कि एलारा क्या है। एलारा है आपका एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। ठीक है। द ऑपरेशनल फिलॉसफी ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, मतलब इसका ये है कि जो कोई भी रेडिएशन अगर निकलता है तो कितना ही कम क्वांटिटी में निकलता हो, कहीं ना कहीं वो सेफ्टी के लिए जो है वो सही नहीं होता है और उसकी वजह से कैंसर जो है वो होता है। द लीनियर नो थ्रेशोल्ड मॉडल। ठीक है, ये एक था, ये एक ऐसा मॉडल है जिसके तहत ये बताते हैं कि मतलब कितना भी कम आयनाइजेशन होगा, रेडिएशन होगा, कहीं ना कहीं उससे कैंसर जो है वो होगा। तो हमें जो एजेंसीज हैं वो तब इस पे नजर रखती हैं कि एक प्रॉपर थ्रेशोल्ड है उससे कम ही रहना चाहिए, ताकि मतलब कोई भी जो भी रेडिएशन हो वो इस तरह का हो कि कंप्लीटली वो रिस्क फ्री रहे। तो इसी इन्हीं दोनों प्रिंसिपल पे जो है वो अभी तक चीजें जो है वो चलती रह आती थी। मतलब इनका बेसिस यही था कि रेडिएशन के इफेक्ट से जो है वो लोगों को बचाया जा सके। साथ ही साथ जो मटेरियल बने वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, सोसाइटी की नीड को देखते हुए बने। तो अब चूंकि यूएस ने अपने आप को इन प्रिंसिपल से बाहर खींच लिया है, तो बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन है, और ये इनकी अलग अप्रोच लेके चल रहे हैं, तो इनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि ये जो भी इंटरनेशनल बॉडीज है उनके अगेंस्ट जो है वो जा रहे हैं। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ है, इसने भी इन्होंने कहा है कि काफी लंबे टाइम से ये चला आ रहा है कि एकदम लो थ्रेशोल्ड का रहना चाहिए और किस तरह का रेडिएशन का एक्सपोजर होना चाहिए। तो अगर आप अभी हटोगे तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, डोज लिमिट को अगर आप हटाओगे, थ्रेशोल्ड को नहीं मानोगे, तो इससे जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब यही है कि अगर आप ऐसे पॉलिसी शिफ्ट मतलब करते हो तो उससे दिक्कतें हो सकती हैं। और ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए क्योंकि कैंसर के केसेस जो है वो ऑलरेडी काफी बढ़ रहे हैं। तो जो चली आ रही है प्रैक्टिसेस उनको अगर नहीं प्रॉपर तरीके से माना जाएगा तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो ये यही है, तो बस ये जाने रहो कि ये प्रिंसिपल क्या है, एलएनटी मॉडल क्या है, किससे रिलेटेड है, रेडिएशन से रिलेटेड है और रेडिएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग है, इन्होंने जो है वो स्ट्रिक्ट किया है पेनल्टी वगैरह जो प्रोविजंस होते हैं जिसके तहत सैटेलाइट कम्युनिकेशन चैनल का जो है वो यूज किया जाता है। अभी 2023 में, जुलाई 2023 में जो डीजीएस है या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, इन्होंने परमिट किया था यूज ऑफ इरिडियम बेस्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इन इंडियन वाटर्स। मतलब अगर जैसे शिप वगैरह है वो इन इक्विपमेंट का यूज जो है वो कर सकती हैं अगर किसी डिस्ट्रेस या किसी प्रॉब्लम में वो हो। लेकिन इनका बताया जा रहा है कि इनका जो यूज है उसको जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए किया जा रहा है, इलीगल यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने अलर्ट जारी किया है कि सैटेलाइट जो फोन है उनका इंडियन वाटर में यूज करके, और कहीं ना कहीं हो सकता है उनका जो यूज है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज या एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए जो है वो किया जाए। तो इसको लेके अलर्ट जारी किया है। और इसमें बताया गया है कि ये जोलियो सैटेलाइट डिवाइसेस हैं जो कि स्मार्टफोन से कम मतलब कनेक्ट रहती हैं और इनसे जो है वो मैसेज वगैरह भेजा जा रहा है। तो हो सकता है इससे जो है वो प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए फिर इन्होंने इस पे पेनल्टी वगैरह जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है कि भैया अगर आप ऐसा करोगे तो आप पे ज्यादा पेनल्टी लगाएंगे। फिर अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इसका जो है वो 590 करोड़ रुपए का जो है वो फ्रॉड का पता चला है। और इनका जो स्टाफ है और इनका हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है मतलब उनका पूरा अकाउंट है तो इसमें इन्होंने फ्रॉड किया है।
और इसको जो है वो अभी इनके अगेंस्ट जो है वो केस जो है वो दर्ज किया गया है कि इस तरह की मतलब रिपोर्ट जो है वो आई है कि इन्होंने प्रॉब्लम जो है वो किया है। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें बताया गया कि लगभग ये 590 करोड़ रुपए का जो है वो फर्जीवाड़ा जो है वो इन्होंने किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये बना था आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट बैंक को मर्ज करके दिसंबर 2018 में। और अब चूंकि बैंकिंग फ्रॉड हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो अब देखना होगा कि फिर आगे इसमें क्या चीजें आती हैं निकल के। मतलब अभी ये नया केस जो है वो निकला है। फिर नागालैंड, ये होस्ट करेंगे फर्स्ट एवर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस या ग्रेस ऑफ हेरिटेज। ये एक एग्रीकल्चर एक्सपो रहेगा जो कि चुमाओ के दीमा में जो है वो होगा, और 26 और 27 तारीख को होगा ये। और इसमें जो है वो डिफरेंट जो कम्युनिटीज है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, जिसमें सिक्किम भी है, वो इंक्लूड मतलब रहेंगी। और राइस को जो है वो यहाँ पे पूरा जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। इसमें जो है वो बैम्बू वर्क, वहाँ का जो हैंडलूम टेक्सटाइल है, इन सब चीजों को भी दिखाया जाएगा। और किस प्रकार से राइस बेस्ड प्रोडक्ट्स को जो है वो बनाते हैं फार्मर्स को, उनसे कैसे जो है वो बेहतर तरीके से अपने लिए काम कर सकते हैं, तो इस पे जो है वो पूरा होगा। तो ये कहाँ, नागालैंड में जो है ये नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ राइस जो है वो होगा 26 और 27 फरवरी को। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया उत्तर प्रदेश में मेरठ मेट्रो नमो भारत ट्रेन। ये शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन है मेरठ में, वहां पे। और इन्होंने 82 किलोमीटर का दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर ये जो है वो डेडिकेट किया नेशन को। और इसके अलावा इन्होंने इंडिया का पहला नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसको भी इनॉग्रेट किया। और ये जो पूरा सिस्टम बना है, इससे जो साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ है, इनकी दिल्ली से जो कनेक्टिविटी है वो और बेहतर हो जाएगी। और ये पूरा एक हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क जो है वो बना है। ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे मेट्रो सर्विसेज है उसको भी फ्लैग ऑफ किया, मेरठ साउथ और मोदीपुरम। और ये अपनी तरह का पहला जो है वो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है इंडिया में, ये पहला अपनी तरीके का है। और माना जा रहा है कि जो मेरठ मेट्रो है, ये 120 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से जो है वो चल सकेगी। तो फिर इसका पूरा ये जो सिस्टम है इसका इनॉग्रेशन हुआ। और इसके बनने में 12,930 करोड़ रुपए की लगभग लागत आई है। और इससे जो मेरठ रीजन है, इसकी एनसीआर से जो कनेक्टिविटी है वो काफी बेहतर हो गई है। तो ये है, तो उत्तर प्रदेश की चूंकि न्यूज है, तो यूपी पीसेस के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा ये। फिर नागालैंड होस्ट करेगा पहला सोयाबीन फेस्टिवल, ये फार्मर्स को वहां पे इंकरेज करने के लिए किया जाएगा। सोयाबीन की अगर हम बात करें तो नागालैंड में काफी इसका जो है वो प्रोडक्शन होता है। और नेशनल एवरेज की अगर हम बात करें तो 11.79 कुंटल है पर हेक्टेयर। और नागालैंड में जो है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है इसका, 12.6 कुंटल पर हेक्टेयर। ठीक है। सोयाबीन को एक मिराकिल बीन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन जो है वो काफी ज्यादा होता है। और साथ ही साथ ये सॉइल को भी इनरिच करता है, इसका मार्केट में काफी पोटेंशियल है, तो इसीलिए फिर यहाँ पे ये फेस्टिवल जो है वो लोग सेलिब्रेट करेंगे। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने आशा शर्मा इनको अपॉइंट किया है एज, ये इंडियन ओरिजिन की हैं। इनको एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट में मतलब हम इंडियन ओरिजिन के काफी सारे लोग हैं, हेड चीफ हैं, जैसे सत्या नडेला हैं। और तो ये एक मेजर जो है वो अचीवमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजिकल कॉरपोरेशन है। और ये जो आशा शर्मा है, ये मतलब एक इनका अपॉइंटमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे जो कंट्री है इसका काफी सारा जो है वो लीडरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है डिफरेंट जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज में। फिर पीएम मोदी का कल मन की बात कार्यक्रम था, तो इसमें जो है वो इन्होंने एड्रेस किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इंडिया एआई समिट जो है वो काफी सक्सेसफुल रहा और क्या क्या अचीवमेंट रहे। इसमें इन्होंने बताया कि काफी एग्जीबिशन लगा जिसमें वर्ल्ड लीडर्स मतलब काफी सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और दिखाया गया।
जो इसमें मेन जो फोकस था वो एक तो अमूल बूथ का डिस्प्ले था, साथ ही साथ सुश्रुत संहिता के बारे में इन्होंने बताया कि इसने जो है वो जो इंटरनेशनल डिग्निटरीज थे उनको काफी जो है वो प्रभावित किया। अमूल बूथ इसने जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस प्रकार से एआई की हेल्प से एनिमल को बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा सकता है और फार्मर्स को असिस्ट किया जा सकता है डेयरी ऑपरेशंस को मैनेज करने में। ठीक है, और ये एआई जो है वो एक 24/7 सपोर्ट सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो सुश्रुत संहिता है इसके बारे में पूरा दिखाया गया, तो ये दर्शाता है कि कैसे इंडिया का जो कल्चरल चीजें हैं उसको प्रिजर्व किया गया है और कैसे एआई की मदद से जो एंशियंट नॉलेज है, एंशियंट टेक्स्ट्स हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो ये दोनों जो है वो एक प्रमुख जो है वो चीजें थी इस पूरी समिट में। फिर इन्होंने जो है वो 3 मेड इन इंडिया एआई मॉडल्स को भी इसमें जो है वो लॉन्च किया। फिर इन्होंने मन की बात कार्यक्रम में बताया कि अ, राजाजी उत्सव जो है वो अभी चलेगा, राष्ट्रपति भवन में होगा और इसमें सी राजगोपालाचारी ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो इनका स्टैचू लगेगा और ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियंस का जो स्टैचू था उसको हटाया जाएगा। और इन्होंने सी राजगोपालाचारी के को प्रेज किया कि उन्होंने काफी सर्विसेज प्रोवाइड की। इसके अलावा इन्होंने बताया कि केरला के थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जहां पे राइस की 570 वैरायटीज को जो है वो सिंगल फील्ड में कल्टीवेट किया गया है और इसमें लोकल हर्बल और जो इम्प्रूव्ड जो है वो सारी वैरायटीज को जो है वो रखा गया है। फिर इन्होंने मन की बात कार्यक्रम में बताया कि वर्ल्ड भारत जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बन गया है, 150 मिलियन टन जो है वो हमने प्रोड्यूस किया। इसके अलावा जो बताया कि कैसे जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है बाय एयर। और इन्होंने कुछ कुछ वैरायटीज का नाम लिया, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये जितनी भी हैं ये सब जीआई टैग वैरायटीज हैं। नंजानगुड़ बनानास ये है कर्नाटका से। बेंगलुरु से मैसूरू से जो है वो बीटल लीव्स। इसके अलावा इंडियन लेमन्स, तो ये अपनी बेहतर क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, इनको जो है वो एक्सपोर्ट इनका जो है वो बढ़ा है। और इसके अलावा इन्होंने मनमगम ये एक काफी केरला का पुराना ट्रेडिशन है उसके बारे में भी बताया। और अभी केरला कुंभ जो है वो चल रहा है, इसको महा माघ फेस्टिवल भी कहा जाता है। ये भारत तपूजा रिवर पे हम जो है वो सेलिब्रेट होता है, तो इसके बारे में भी बताया कि ये काफी इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको दिखाता है। तो ये चूंकि इन्होंने मेंशन किया अपने मन की बात कार्यक्रम में, तो प्रीलिम्स में ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट रहती हैं, जैसे पूछ लेते हैं, जैसे जो वैरायटीज हैं जीआई टैग जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में पूछ सकता है। तो इसके अलावा ये जो एआई मॉडल्स हैं इनके बारे में भी आ सकता है। केरला में जो कुंभ सेलिब्रेट हो रहा है ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इन्फ्लेशन रेट से रिलेटेड एक एडिटोरियल मतलब ये आर्टिकल था, इसमें बताया गया है कि कैसे, जैसे अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया भी था कि जो हमारे सीपीआई है इसको अपडेट किया गया है। अब 6 जो है वो ब्रॉड जो है वो कंजम्पशन कैटेगरीज थी उनको बढ़ा के 12 कर दिया गया है, तो जैसे ये आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर इसके अलावा क्या मतलब नए सिरे से जो है वो बेस ईयर चेंज किया गया है, नए सिरे से इनको पूरा कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसमें बताया गया है कि जो पुराना जो बेस जो अभी जो नया बेस ईयर है इसके आने से क्या क्या चेंजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और ये जो पूरा नया सिस्टम बना है ये दर्शाएगा कि कितना एक्सपेंसिव जो है वो लाइफ है, क्योंकि जो नंबर ऑफ गुड्स है इन द बास्केट उनकी भी संख्या बढ़ाई गई है। जो नंबर ऑफ गुड्स है उन मतलब ज्यादा रखा गया है, तो वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि क्या जो है वो प्राइसिंग है, क्या इन्फ्लेशन रेट है। तो ये है। ठीक है, और सीपीआई की अगर हम बात करें तो एक प्रमुख इंडिकेटर होता है इकोनॉमी का कि किस तरह से जो प्राइसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं। फिर जम्मू कश्मीर में जो फार्मर्स हैं ये अभी काफी विरोध कर रहे हैं और इन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की है कि जो अभी हमारी ट्रेड डील्स हुई हैं जिसमें कि एप्पल यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है, न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, यूएसए के साथ हुआ है,
तो इसमें अभी जो यूएस के साथ रीसेंट डील हुई है, इसमें जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है एप्पल के इंपोर्ट पे, उसको जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। अब 50% से उसको घटा के 25% कर दिया गया है। और तो इनका कहना है कि ये जो सारी डील्स हुई है, इससे जो इनका प्रोडक्शन है, मतलब इनके जो फार्मर्स हैं उनको इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बाहर की जो कंट्रीज है, जैसे यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, या न्यूजीलैंड है, वहां पे फार्मर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। वहां पे बड़े बड़े फार्म्स हैं, तो उनका प्रोडक्शन भी ज्यादा है। तो वहां से अगर ज्यादा चीजें आएंगी तो यहाँ पे चीप हो जाएंगी, तो इंडियन जो फार्मर्स हैं उन पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। और तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि एक, मतलब इसको देखिए और एक एक कोटा लागू करिए कि इससे ज्यादा जो है वो हम नहीं मार्केट में आने देंगे, ताकि जो है वो यहाँ के जो फार्मर्स है, जो पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के जो है उनको जो है वो दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, वेदर पैटर्न चेंजेस देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्शन है काफी जो है वो उसमें कमी भी आई। डिजीज वगैरह की वजह से काफी जो है वो खराब हुए। फिर तो मतलब सस्ते हाँ, हो मतलब जाएंगे अगर फिर बाहर से एप्पल। भी प्रोडक्ट्स आएंगे तो सस्ते तो हो जाएंगे, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे हर कंट्री से आएगा तो चीजें जो है वो सस्ती होंगी। लेकिन उसका इम्पैक्ट जो यहाँ के किसान हैं उन पे पड़ सकता है, कि जो यहाँ के ग्रोवर्स हैं, मान लो उगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं सेब की, तो उनका माल जो जब सस्ता आ जाएगा तो कोई महंगे आइटम क्यों खरीदेगा, है ना? यही होता है ना, फ्री ट्रेड में तो यही होता है कि हम्म। जब चीजें सस्ती मिलेंगी तो कोई महंगी चीजें क्यों लेगा। तो उससे जो है वो किसानों पे, उनके मतलब जो है वो उनकी आय पे प्रभाव पड़ेगा। फिर वो क्या करेंगे, उनकी आमदनी के लिए वो क्या करेंगे। तो इसलिए वो गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हमको आप सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करिए। और इसमें उन्होंने कई सारे एक एक पॉपुलर वैरायटी के भी बारे में बात की, इसको कि गाला एप्पल्स कहा। इन्होंने कहा कि वेस्ट जो कंट्रीज हैं इनको काफी मास्टरी हो गई है, और ये एप्पल, गाला एप्पल जो है वो काफी वहां पे पॉपुलर भी है। और इंडिया में अभी रिसेंटली इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये अभी अपने मैक्सिमम प्रोडक्शन तक जो है वो नहीं बढ़ पाया है। और ये काफी जो है वो बेहतर माना जाता है, तो इनको डर है कि इनके सेब जो है वो कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि चीपर प्राइसेस पे बेहतर क्वालिटी के जो वो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये इसको लेके इनको एक फेयर है। फिर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, इसमें बांग्लादेश जो है वो 89 सिग्नेटरी बन गया है। इस समिट के दौरान जो है वो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, इसको जो है वो साइन किया गया। और इसमें जो है वो काफी सारी कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, ये सब इम्पोर्टेंट कंट्रीज थी। इसराइल, यूके, चाइना, जापान, यूएसए। ठीक है। तो ये जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि कैसा इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है वो होना चाहिए एआई डेवलपमेंट में। और इसमें बातचीत हुई कि एथिकल चीजों पे भी, इश्यूज पे भी, कि डेटा प्राइवेसी सही रह कैसे करना चाहिए, किस प्रकार कितना एआई का यूज कर सकते हैं, क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, कैसे एक पूरी पॉलिसीज जो है वो बननी चाहिए। तो जिससे कि जो है वो एक ह्यूमन तरीके से जो है वो एआई का यूज किया जाए, क्योंकि एआई को लेके ये भी हो रहा है कि एआई पूरी तरीके से आने के बाद से मार्केट में जो जॉब्स हैं उनमें काफी जो है वो कमी आ सकती है। तो ये है। तो दिल्ली डिक्लेरेशन ये एआई समिट से रिलेटेड है। फिर ब्राजील और इंडिया के बीच में जो है वो एमओयू इन्होंने साइन किया अभी। इसमें जो है वो इन्होंने हेल्थ के क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल और मेडिकल प्रोडक्ट्स के उसमें जो है वो एमओयू साइन किया कि कोऑपरेशन जो है वो बढ़ाएंगे दोनों कंट्रीज। और इंडिया का सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और ब्राजील का हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी है अनविसा, इनके बीच में जो है वो इन्होंने साइन किया। और इनके जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए हुए हैं, और इसी वजह से मतलब इनके साथ काफी सारा जो है वो एग्रीमेंट हो रहा है। फिर एआई का कैसे यूज कर सकते हैं, जो साइलेंट हार्ट अटैक है उसको डिटेक्ट करने में, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल था। और बताया जा रहा है कि एआई को जो है वो एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक पैड, इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा मोबाइल फोन से, और ये जो है वो डिटेक्ट कर पाएगा कि हार्ट अटैक वगैरह जो है वो आ सकता है। तो पहले ही ये जो है वो डिटेक्ट कर लेगा, और ऐसे जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड किया जा सकता है।
तो मतलब ये एक बात हो रही है कि मतलब मैं साइलेंट जो मतलब साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है कि अचानक से लोगों को जो है वो हार्ट अटैक आ जाता है, डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तो इस तरह का डिवाइस अगर मोबाइल में रहेगा तो पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ कुछ जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके देखते हुए जो डॉक्टर्स हैं वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे या फिर देखेंगे, उनको एक सर्विलांस में रख लेंगे कि हाँ हो सकता है। तो एआई जो है वो फ्यूचर में इस तरीके से भी जो है वो एज ए डायग्नोस्टिक टूल जो है वो यूज में आ सकता है। तो इसका जो है वो डेवलपमेंट का काम जो है वो भी चल रहा है, इस पे रिसर्च जो है वो चल रही है। ठीक है, और ईसीजी वगैरह के लिए भी कैसे एआई को यूज किया जाए, मतलब कि इससे कैसे कनेक्ट कर दिया जाए कि पहले पता चल जाए कि क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये है, हेल्थ केयर में भी इनका यूज जो है वो बढ़ना ही है। दो मेजर स्टडी हुई हैं और ये नेचर में पब्लिश हुआ, और उसमें दिखाया गया है कि कैसे फ्लोरोसेंट प्रोटीन जो है वो डिटेक्ट कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो वेव्स को फ्रॉम इनसाइड लिविंग सेल्स, मतलब लिविंग सेल्स के अंदर से ही। ठीक है, तो ये एक क्वांटम सेंसर्स की तरह जो है वो काम कर सकते हैं। और इसमें जो दोनों रिसर्चर्स हुई, इसमें एक रिसर्च में जो है वो साइंटिस्ट ने जो है वो इनहेंस्ड येलो फ्लोरोसेंट प्रोटीन इसको इस पे काम किया। और इन्होंने पाया कि ये जो तुम्हारा EYEP है, ये इसमें एक मैम सेल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड और ये होती हाँ है, रेडियो वेव्स होती है। हाँ, क्योंकि रेडियो, दिमाग मतलब लिविंग सेल्स में भी सारी चीजें तो चलती ही रहती है ना, तो ये उसको भी डिटेक्ट जो है वो कर सकता है। तो मतलब ये इन्होंने कहा है कि हाँ, जैसे वो हाँ, ईसीजी में मतलब डिटेक्ट हम होती है नया वेव्स। फॉरेन चीजों को इंसर्ट ना करके जो बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उसको यूटिलाइज करके, उसको एज ए सेंसर यूज करके जो है वो पता लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इस पे ये वर्क कर रहे हैं। तो और क्योंकि प्रोटीन तो हमारी बॉडी में पाते ही है मतलब पाए ही जाते हैं, नेचुरली होते हैं, तो इस पे ये रिसर्च जो है वो पूरा कर रहे हैं। तो ये एक ब्रेक थ्रू माना जा रहा है कि अब इससे जो है वो आगे आने वाले टाइम में थ्रू प्रोटीन जो है वो तो डिटेक्शन जो है इससे वो हो सकेगा चीजों का। ठीक है, तो अभी रिसर्च जो है वो चल रही है, उनके पेपर जो उनके पब्लिश किए हैं इन्होंने। मतलब उससे क्या होगा मैम, मतलब मतलब प्रोटीन डिटेक्शन प्रोटीन क्या जैसे होता है? बॉडी के अंदर हर सेल में प्रोटीन बन रही है, कौन नहीं बनी है, क्या बनी, ज्यादा बनी, कम बनी, तो उसके बेसिस पे इन सब चीजों को डिटेक्ट करके अगर कोई जैसे मान लो किडनी में कोई प्रॉब्लम है या कहीं भी कोई प्रॉब्लम, तो उसको डिटेक्ट किया जा सकेगा, आइसोलेट मतलब इजीली जो है वो कर सकेंगे। ऐसे कि हम डिवाइसेस डालते हैं, उससे पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। अब जैसे ईसीजी वगैरह हम्म। होता है या हार्ट का टेस्ट होता है, तो उसमें डिफरेंट चीजों को इंसर्ट करते हैं तभी पता चल पाता है ना कि कहाँ पे क्या है, ब्लॉकेज है। तो अब अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो गई तो जो बॉडी के अंदर ही जो प्रोटीन बन रही है उन्हीं को जो है वो यूज करेंगे, फ्लोरेसेंट वो चमक जाएंगी तो पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये इश्यू जो है वो हो सकता है। तो वो होगा कैसे, मतलब मेडिसिन मेडिसिन मतलब खिला अभी कुछ के अब करेंगे वो, कैसे? देखो अब क्या करते हैं, दवाई इसी पे इन्होंने अभी बताया है कि हाँ इस पे रिसर्च जो है वो चल रही है। इन्होंने पाया है कि ये जो एनहांस येलो फ्लोरेसेंट प्रोटीन है, ये ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन का एक क्लोज रिलेटिव है। और इसमें इन्होंने ये एक्टिविटीज पाई कि ये जो है वो डिटेक्ट कर ले रहा है इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक स्पिन और इन सबको। तो अब इनको जो है वो चूंकि वो बॉडी के अंदर ही पाई जाती हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट है वो मतलब आगे ये पता। तो फिर ब्लड टेस्ट से भी हो जाएगा नहीं, अगर प्रोटीन है तो ब्लड में भी हम्म। पता चल जाएगा ना, ब्लड और टेस्ट से जैसे पता चल सेकेंड जाएगा। ग्रुप है, इन्होंने जो है वो दो अलग चीजों का यूज किया। इन्होंने प्लांट लाइट सेंसिंग प्रोटीन और इसका जो है इस पे इन्होंने वर्क किया, और जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके इन्होंने एक मैग्नेटो सेंसिटिव फ्लोरेसेंट प्रोटीन या मैग एलओवी इस पे पूरा काम किया। और इस पे काफी म्यूटेशन वगैरह किया, फिर पाया कि किस तरह से जो है वो मतलब ये जो है वो इनके अंदर प्रॉपर्टीज है कि ये जो है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस को, जो लिविंग जो बैक्टीरियल सेल्स हैं जैसे ई कोलाई पे इन्होंने रिसर्च किया, तो उसको जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। तो देखो मतलब प्रोटीन को भी जो है प्रोग्राम करके जो है वो सेंसर्स की तरह जो है वो यूज किया जाएगा। तब काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ये लोग करते रहते हैं। ये मतलब बेसिकली यही है कि जो ड्रग जो है वो उनको एडवांस ये किया तो बहुत जाए, इंटरेस्टिंग। इजीली जो है वो डिटेक्ट किया जा सके। जैसे पहले इजीली कहाँ इतना मेडिकल सिस्टम मतलब जो था, मेडिसिन सिस्टम कहाँ एडवांस था, धीरे धीरे चीजें काफी एडवांस हो गई हैं।
बात हो रही है हम्म। बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, है ना, सब चीज का यूज करके जो है वो चीजों को और बेहतर ही करने पे काम हो रहा है। तो वही इन्होंने इसमें जो है वो इनका दो रिसर्च किया है। तो इसमें इन्होंने पाया कि जो बॉडी इनसाइड की जो प्रोटीन्स है उनको यूज किया जाएगा एज अ सेंसर्स आगे आने वाले टाइम में। फिर नेशनल दिव्यांगजन क्रिकेट स्पोर्ट्स फेस्टिवल, इसका इनॉग्रेशन किया भोपाल में चीफ मिनिस्टर ने। और ये इसका थीम है नॉट आउट एट 100। इस ये जो है वो अपनी तरह का ग्लोबल जो है वो पहला एक इवेंट है। और इसमें 350 दिव्यांग प्लेयर्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम 25 स्टेट। और इनको जब ये कंटिन्यूअस क्रिकेट खेलेंगे 100 घंटे तक। और इस प्रकार ये एक नया पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है वो बनाएंगे। तो स्पोर्ट्स में जो है वो इन लोगों को इनकरेज करना, इसी के लिए ये इसको जो है वो शुरू किया गया है। तो ये पहला जो है वो नेशनल दिव्यांग क्रिकेट स्पोर्ट कहाँ हुआ, भोपाल, मतलब मध्य प्रदेश में जो है ये फेस्टिवल हो रहा है। ठीक है, और इसका थीम तुम इतना तो बस याद ही रखना। तो यही था आज स्पोर्ट्स का। आज बहुत ज्यादा न्यूज़ नहीं थी।